नमस्कार। आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुई है, जिस कहानी का नाम है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। तो ये हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई है। ये कवि जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं हरिशंकर परसाई है। तो ये कहानी यूनिट 7 नेट जे पेपर 2 हिंदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी में हम लेखक परिचय, कहानी के पात्र, उद्देश्य एवं कहानी की संपूर्ण विषय वस्तु व्याख्या सहित पढ़ेंगे। और इस कहानी में इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर जाते हैं और किस तरह से पुलिस की सारी काली करतूतों का इस कहानी में पर्दाफाश होता है। ये सारी कहानी हम इस तरह से देखेंगे कि इंस्पेक्टर ने किस तरह से वहाँ पर चांद पर भी जाकर सारी जो वहाँ की इंस्पेक्टर थे, वहाँ की पुलिस विभाग था, उसको किस तरह से भ्रष्ट कर दिया था। और चांद पर, भारत से चांद पर इन्हें इसलिए भेजा जाता है कि जिससे हमारी चांद की संस्कृति और हमारे भारत की संस्कृति का आदान प्रदान हो। ये सीधा पुलिस विभाग पर व्यंग्य करती हुई कथा है, कहानी है जो हरिशंकर परसाई ने लिखी है। तो करारा जवाब देते हुए, एक व्यंग करते हुए, पूरे विभाग पर व्यंग करते हुए इन्होंने कथा को बड़े रोचक अंदाज में पेश किया है, जिसे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगी। और इस कहानी को अंत तक देखने के लिए ज़रूर पूरी कहानी देखिए, जिसमें आपको व्यंग्य के रूप में पुलिस विभाग के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे वो काम करते हैं, किस तरह से वो पूरी अपनी डिपार्टमेंट को भ्रष्ट बना देते हैं, देख रेख नहीं करते। ये सारी चीज़ें आपको इस कहानी में मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हरिशंकर परसाई की जीवन परिचय। हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय। हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद के जमानी ग्राम में 22 अगस्त सन 1924 को हुआ था। इन्होंने स्नातक की पढ़ाई, मतलब बीए ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मध्य प्रदेश में रहकर ही पूरी की। उसके बाद इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त की। 18 साल की उम्र में इन्होंने वन विभाग में अपनी सेवा देना प्रारंभ कर दिया था। वन विभाग में अपनी सेवा देने के साथ ही साथ ये सन 1942 में मॉडर्न हाई स्कूल के अध्यापन का भी कार्य करने लगे। कुछ समय बाद इन्होंने वन विभाग की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि इनका मन इस नौकरी में नहीं लगा। नौकरी से त्याग पत्र देने के बाद इन्होंने 1943 से 47 तक प्राइवेट स्कूल में अध्यापन का कार्य प्रारंभ कर दिया। स्कूलों में अध्यापन के साथ ही साथ हिंदी साहित्य की सेवा करने के लिए साहित्य सृजन का भी कार्य करने लगे। किन दोनों काम एक साथ करने में समस्या होने का इन्होंने स्कूल में अध्यापन का कार्य भी छोड़ दिया। उसके बाद परसाई जी हिंदी साहित्य की सेवा करने के लिए केवल साहित्य सृजन के कार्य में लग गए। हरिशंकर परसाई जी हिंदी साहित्य जगत में मुख्य रूप से एक व्यंग्यकार के रूप में विख्यात हैं। इनकी व्यंग्य की रचनाएं लोगों के लिए सिर्फ मनोरंजन का स्रोत ही नहीं, बल्कि सामाजिक वास्तविकताओं से भी हमारी पहचान कराती है, जिनसे मनुष्य कभी भी अलग नहीं हो सकता। इन्होंने सामाजिक अंधविश्वास और रूढ़िवादी जीवन के मूल्यों का मजाक बनाते हुए उसे अपनी रचनाओं के माध्यम से बहुत ही सकारात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं वो जान लेते हैं। इनके उपन्यास कौन से हैं? तट की खोज, दूसरा है ज्वाला और जल, रानी नागफनी की कहानी। ये 3 उपन्यास इनके हैं। और संस्मरण देख लेते हैं, जो याद में लिखे गए होते। तिरछी रेखाएं इनका संस्मरण है। और कहानी संग्रह कौन सी है, जिसमें कहानी को इकट्ठा कर देते हैं? तो भोला राम का जीव जो हम कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे। ये 3 कहानियां हो गए। लेख संग्रह कौन सा हो गया? वैष्णव की फिसलन, काग भगोड़ा, आवारा, भीड़ के खतरे, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, अपनी अपनी बीमारी, बेईमानी की परत, प्रेमचंद के फटे जूते, ऐसी प्रेमचंद के फटे जूते, ये इनका कहानी संग्रह है। ऐसा भी सोचा जाता है, माटी कहे कुम्हार से, शिकायत मुझे भी है, विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास चंदन घिसे, हम एक उम्र के वाकिफ हैं, सदाचार का ताबीज, सम्मान क्या मिला है इन्हें, अवार्ड्स क्या मिले हैं, ये जान लेते हैं। ये सारे तो इनके कहानी संग्रह हो गए।
हरिशंकर परसाई जी का विकलांग श्रद्धा का दौर रचना के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी मृत्यु जो हुई थी, हिंदी साहित्य जगत के महान रचयिता एवं व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की मृत्यु 10 अगस्त सन 1995 में 1995 में जबलपुर मध्य प्रदेश में हो गई थी। तो इस महान कलाकार लेखक का निधन हो गया। अब देख लेते हैं इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी हरिशंकर परसाई की समीक्षा और पात्र क्या क्या है। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी हरिशंकर परसाई जी की लोकप्रिय व्यंग्य रचना है। पुलिस के अत्याचारों को और लोगों को का ध्यान आकर्षण करने वाली रचना है। किस तरह से पुलिस वाले, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, किस तरह से अत्याचार करता है, वो सारा इस कहानी में व्यंग के रूप में देखने को मिलेगा, जो हमें अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, हमारा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने वाली ये कहानी है। यह एक फैंटेसी शैली में लिखी गई रचना है। कथा हास्यपद स्थितियों और कार्य प्रणाली से परिपूर्ण है। कहानी के पात्र कौन कौन से हैं जान लेते। मातादीन कहानी का मुख्य पात्र है, जो कि कहानी का केंद्र बिंदु है, सेंटर में है। यह एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर है, जो कि पुलिस विभाग का प्रतिनिधित्व करता है और संस्कृति का आदान प्रदान करने के लिए चांद पर जाता है। पुलिस मंत्री, जो कि मातादीन को पुलिस विभाग का नाम हो ऐसा कार्य करने की सलाह देता है और उसे चांद पर भेज देते हैं। ये यान चालक जो चांद से मातादीन को लेने आया है, एक यान चालक है जो चांद से मातादीन को लेने आया हुआ है। कोतवाल और इंस्पेक्टर ये चांद के पुलिस के सिपाही हैं। तो बच्चों, आप लोगों को पता चला ये पात्र यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो चलिए अब हम कहानी की तरफ चलते हैं कि इस कहानी में हमें क्या देखने को मिलता है। कि इंस्पेक्टर जो मातादीन है, चांद पर कहानी हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध व्यंग्य कहानी के रूप में हमने देखा है। तो किस तरह से भारत की पुलिस विभाग के अंतर्गत आते हैं हम बताना चाहेंगे। पहले पढ़ते हैं, चलिए। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर व्यंग्य कथा है, हरिशंकर परसाई की है। वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मातादीन जो डिपार्टमेंट में एमडी साहब कहते हैं, जो डिपार्टमेंट में एमडी साहब हैं, कहते हैं वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं। वह हमारे जैसे ही मनुष्य की आबादी है, हमारे जैसे ही मनुष्य की आबादी है, वो ये बता रहे हैं। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर मातादीन से मात खाई है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहलाता है। छुरे पर पाए गए निशान मुजरिम की उंगलियों के नहीं है, पर मातादीन उसे सजा दिला ही देते हैं। मतलब अब ये वहाँ से चांद पर जाते हैं और वहाँ पर क्या क्या करते हैं, अपने कारनामा को यहाँ बता रहे हैं। मातादीन कहते हैं यह वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा है और कह दिया वहाँ जीवन नहीं है। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देख कर आया हूँ, वहाँ मनुष्य जाती है। यह बात सही है, क्योंकि अंधेरे पक्ष के मातादीन माहिर माने जाते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है किस तरह से इंस्पेक्टर मातादीन भारत में पुलिस विभाग के जो एक सीनियर इंस्पेक्टर है, वे वैज्ञानिक के इस कथन को झूठा मानते हैं कि चंद्रलोक में मनुष्य की आबादी नहीं है, कि चंद्रलोक जो है वहाँ पर मनुष्य की आबादी नहीं है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ के विरोध करने पर भी किए जाने वाले निशान मुजरिम के नहीं है। मातादीन स्वीकार करते हैं और उसे सजा दिलाकर ही छोड़ते हैं। मतलब मैं मुजरिम के नहीं भी हो, फिर भी उसे कैसे ही न कैसे करके सजा दिला देते। विज्ञान हमेशा मातादीन से मात खाता रहता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताया जा रहा है और कहते हैं कि मैंने बताया जाता है कि वहाँ पर जो इनका अंधेरा वाला हिस्सा, वहाँ पर जीवन नहीं है, फिर भी ये बताते कि मैंने वहाँ पर जीवन को देखा, मनुष्य को देखा। ये सारी बातें यहाँ मातादीन करते हैं, क्योंकि ये भारत की तरफ से संस्कृति आदान प्रदान के अंतर्गत चांद सरकार ने भारत सरकार को एक पत्र लिखा था कि हमारे यहाँ एक इंस्पेक्टर को भेजो जो हमारी पुलिस विभाग उसे शिक्षित कर से। इसलिए मातादीन वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर पुलिस विभाग को चुस्त दुरुस्त कर देते हैं। इस प्रकार आदान प्रदान योजना के अंतर्गत पुलिस विभाग के सीनियर इंस्पेक्टर मातादीन को चांद पर भेज दिया जाता है। तो आपको पता चल गया इस कहानी के माध्यम से। अगला देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा है, पूछा जाएगा इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर क्यों गए थे? टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने? नहीं, वे भारत की तरफ से संस्कृति आदान प्रदान के अंतर गए थे। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था, यूँ हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है, हमारी पुलिस
में पर्याप्त सक्षमता नहीं है, वह अपराधी का पता लगाने, उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। सुना है आपकी यहाँ राम राज है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजिए जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर सके, एजुकेटेड कर सके। इसलिए माता दीन जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर पुलिस अपराधी को पकड़ने में सक्षम नहीं हो पाती। इसलिए यहाँ पर बोला कि आप यहाँ राम राज्य है तो अपने किसी डिपार्टमेंट में से किसी एक ऐसे इंसान को भेज दीजिए, पुलिस वाले को भेज दीजिए जो हमारी जो पुलिस विभाग है उसे शिक्षित कर पाए। गृह मंत्री ने सचिव किसी आईजी को भेज दो। गृह मंत्री कहता है सचिव से किसी आईजी को भेज दो। सचिव ने कहा नहीं सर, आईजी नहीं भेजा जा सकता, प्रोटोकॉल का सवाल है। चांद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है, आईजी की रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूँ कि आईजी की जो रैंक है वो बहुत ज़्यादा है, हमारी प्रोटोकॉल का भी सवाल उठता है, वो एक क्षुद्र ग्रह है, उपग्रह है हमारा, इसलिए हम सिर्फ सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देते हैं। इसलिए माता दीन सीनियर इंस्पेक्टर यहाँ से जाते हैं। तब क्या किया गया कि 1000 मामलों के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर माता दीन को भेज दिया जाए। चांद की सरकार को लिख गया कि आप माता दीन को लेने के लिए पृथ्वी यान भेज दीजिए, और वहाँ पर भेज दिया जाता है, कलेक्टर यान को भेजिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। पुलिस मंत्री ने माता दीन को बुलाकर कहा, तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो, ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि पीएम प्रधानमंत्री को भी सुनाई पड़ जाए, ऐसी जय जयकार करके आना वहां पर। माता दीन की यात्रा का दिन आ गया, एक यान अंतरिक्ष अड्डे से उतरा। माता दीन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े, वह धीरे धीरे कहते जा रहे थे, प्रविश नगर की जय, सबका काजा हृदय राखे कौशलपुर राजा। यान में पहुंचकर माता दीन ने मुंशी अब्दुल गफूर को पुकारा। मुंशी गफूर ने एड़ी मिलाकर सैल्यूट फटकारा, बोला जी पैक्टस, FIR रख दी है जी पैक्टस, और रोजाना मचे का नमूना जी पैक्टस। ये यान में बैठे लोग हवलदार बलभद्र को बुलाकर कहा, हमारे घर में जचकी की बखत अपने खटला पत्नी को मदद के लिए भेज देना। बलभद्र ने कहा जी पैक्टस। गफूर ने कहा आप बेफिक्र है पैक्टस, मैं अपने मकान पत्नी को भी भेज दूंगा खिदमत के लिए। माता दीन ने यान के चालक से पूछा, ड्राइविंग लाइसेंस है? जी है साहब। अगर गाड़ी में बत्ती ठीक है तो ठीक है। माता दीन ने कहा सब ठीक ठाक होना चाहिए, वरना हरामजादे के बीच अंतरिक्ष में से चालान कर दूंगा। चंद्रमा से आए चालक ने कहा हमारे यहाँ आदमी से इस तरह नहीं बोलते। माता दीन कहे जानता हूँ बे, तुम्हारी पुलिस कमजोर है, अभी मैं उसे ठीक करता हूँ। माता दीन यान में कदम रख ही रहे थे कि हवलदार रामस जीवन भागता हुआ आया, बोला पैक्टसा SP साहब के घर से कह रहे हैं कि चांद से एड़ी चमकाने वाला पत्थर लेते आना, कि चांद पर जा रहे हो वहां से जो एड़ी चमकाने वाला पत्थर है वो लेते आना। और जब वो चांद पे यान में चल रहे होते तभी उससे पूछते कि तुम्हारे पास पूरे कागजात हैं, अपने लाइसेंस है? वो कहता है जी। अगर बत्ती ठीक है तो सब कुछ ठीक है, अगर बत्ती ठीक नहीं है तो यहाँ पर आपको क्या होगा, चालान काट दिया जाएगा। और गालियाँ बकते हैं। तो यहाँ पर जो चांद चालक है वो बोल रहा होता है कि हमारे यहाँ इस तरह से बात नहीं करते। तब यहाँ पर माता दीन बोलते हैं तभी तुम्हारी जो पुलिस है वो कमज़ोर है, पुलिस विभाग जो है वो कमज़ोर है। अब आगे देखते हैं। और इस तरह से चांद सबसे विदा लेते हुए वो चांद पर जा पहुंचते हैं। वे यान में बैठे और यान उड़ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था कि माता दीन ने चालक से कहा अबे हॉर्न क्यों नहीं बजता? चालक ने जवाब दिया आसपास लाखों मील से कुछ नहीं है। माता दीन ने डांटा मगर रूल इज रूल, हॉर्न बजता है, बजाता चल। क्योंकि रोज जो यहाँ पर जो है जैसे भारत में होता है, हमारे देश में होता है कि हॉर्न बजाते रहो, चाहे कोई है बस सुनने वाला जरूर हो। इसलिए वो पूछ रहे कि अंतरिक्ष में जा रहे हैं तो कि हॉर्न बज रहा है या नहीं, इसलिए उससे बोल रहे हैं कोई हो या ना हो तुम्हें हॉर्न बजाना है, रूल इज रूल है, नियम के अनुसार चलो।
माता दीन ने डांटा, मगर रूल इज रूल। हॉर्न बजाता चल चालक अंतरिक्ष में हॉर्न बजाता हुआ यान को चांद पर उतार लाया। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी माता दीन का स्वागत के लिए खड़े थे। माता दीन रौब से उतरे और अफसरों के कंधों पर नजर डाली। वहां किसी के इसरार नहीं थे, फीते भी किसी के नहीं लगे, लिहाजा माता दीन ने एड़ी मिलाना और हाथ उठाना जरूरी नहीं था। फिर उन्होंने सोचा, यहाँ इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ। माता दीन को वे लोग लाइन में ले गए और उनके अच्छे बगले में उन्हें टिका दिया। अब यहाँ पर क्या होता है, चांद सरकार एक चांद पृथ्वी पर से जो चांद है पृथ्वी से यहाँ पर आ जाता है, चांद पर आ जाता है यान। चांद सरकार का एक यान पृथ्वी पर से आ गया है और अपनी सहायकों से विदा लेते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं, चांद पर पहुँच जाते हैं। और फिर वहाँ पर चांद पर इनका भव्य रूप से स्वागत किया जाता है और इन्हें एक बंगले में टिका दिया जाता है, रहने के लिए इन्हें रख दिया जाता है। अब आगे दे माता दीन को वे लाइन में ले गए और एक अच्छे बंगले में टिका दिया। अब आगे देखते हैं, एक दिन आराम करने के बाद माता दीन ने एक दिन उन्होंने रेस्ट किया, फिर काम करना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने पुलिस लाइन का मुलाहजा किया। शाम होते ही आईजी से कहा, आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है, हमारे रामराज में पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर है, क्योंकि हनुमान जी ऐसे उन्होंने सीता को राम राज्य में सीता का पता ढूंढ निकाला था, इसलिए हनुमान जी का मंदिर है, इसलिए तुम्हारे हर उसमें हनुमान की मूर्ति होनी चाहिए, हनुमान जी का मंदिर होना चाहिए। और उस जगह हनुमान जी का मंदिर स्थापित कर देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, मुआयना करके हनुमान जी का मंदिर बनवा देते हैं। अब देखते कि आईजी ने कहा, हनुमान कौन थे, हम नहीं जानते। माता दीन ने कहा, हनुमान का दर्शन हर कर्तव्य परायण पुलिस वाले के लिए जरूरी है। हनुमान सुग्रीव की यहाँ स्पेशल ब्रांच भी थे, जो स्पेशल ब्रांच थी वहां पर थे, उन्होंने सीता माता का पता लगाया था। एडवक्शन का मामला था, दफा 362। हनुमान जी ने रावण को सजा दे दी, उसी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वहां सजा दे दी जाए, अदालत में जाने की झंझट नहीं। मगर यह सिस्टम अभी हमारा राम राज में भी चालू नहीं हुआ है। हनुमान जी के काम से भगवान राम बहुत खुश थे, उन्होंने अयोध्या ले आए और टॉन ड्यूटी में तैनात कर दिया। वही हनुमान हमारे आराध्य देव हैं, मैं उनकी फोटो ले आया हूँ, उस पर से मूर्तिकार से बनवाई और पुलिस लाइन में स्थापित करवा दीजिए। इस तरह से वो पुलिस लाइन में स्थापित करवा देते। थोड़े दिनों में चांद की हर पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित कर दिए गए। माता दीन उन कारणों का अध्ययन कर रहे थे जिनसे पुलिस लापरवाह अलाल हो गई थी, वह अपराधों पर ध्यान नहीं देती थी, कोई कारण नहीं मिल रहा था। एकाएक उनकी बुद्धि में एक चमक आई, उन्होंने मुंशी से कहा, जरा तनख्वाह का रजिस्टर दिखा दो कि इन लोगों को तनख्वाह जो है वो कितनी मिलती। तनख्वाह का रजिस्टर देखे तो समझ गए कारण पकड़ में आ गया। शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा, मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं रहती है, आप इतनी बड़ी तनख्वाह देते हैं, इसलिए सिपाही को 500, थानेदार को 1000, ये क्या मजाक है। आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े, हमारे यहाँ सिपाही को 100 रुपये और इंस्पेक्टर को 200 देते हैं, वे तो 24 घंटे जुर्म की तलाश करते हैं। आप तनख्वाह फौरन घटाइए, अगर तनख्वाह कम होगी तो वो जुर्म को तलाश करते रहेंगे और वहाँ से पैसा लेते रहेंगे। कहने का मतलब यहाँ व्यंग्य के रूप में ये कहा गया है। पुलिस मंत्री ने कहा, मगर यह तो अन्याय होगा, अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो वे काम ही क्यों करेंगे। माता दीन ने कहा, इसमें कोई अन्याय नहीं है, आप देखेंगे पहली घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। इस तरह से इन्होंने यहाँ पर वेतन कम करवा देते हैं और इस तरह से वहाँ की मुस्तैदी जो होती है वो एकदम बढ़ जाती है। और इस तरह से इंस्पेक्टर माता दीन के इस कौशल की पूरे चांद पर धूम मच जाती है। पुलिस मंत्री ने तनख्वाह घटा दी और 2-3 महीने में सचमुच बहुत फर्क आ गया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई, सोते एकदम जाग गई, चारों तरफ नजर रखने लगी। अपराधियों को दुनिया में घड़बड़ाहट छा गई, जो अपराधी की दुनिया थी उसमें घड़बड़ाहट छा गई। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रिकॉर्ड बुलाकर देखे, पहले से कई गुने अधिक केस रजिस्टर हुए। तो उन्होंने माता दीन से कहा, मैं आपकी सूझ की तारीफ करता हूँ, आपने क्रांति कर दी, पर यह हुआ किस तरह से। यहाँ पर अब इतने अपराध बढ़ गए थे क्योंकि लोगों की जो उनकी सैलरी थी वो कम हो गई, तो इस तरह से अपराध भी ज़्यादा होंगे क्योंकि वो उन लोगों से पैसे ज़्यादा लेंगे, इस तरह से अपराध बढ़ने लगे। माता दीन ने समझा बात बहुत मामूली है, कम तनख्वाह दोगे तो
मुलजिम की गुजर नहीं होगी, 100 रुपयों में सिपाही बच्चों को नहीं पाल सकता, 200 में इंस्पेक्टर ठाट बाट नहीं मेंटेन कर सकता, उसे ऊपरी आमदनी करनी ही पड़ेगी। और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वह अपराधी को पकड़ेगा, गर्ज की वह अपराधों की नज़र रखेगा, सचेत कर्तव्यपरायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारा राज के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है कि यहाँ पर उनकी कम सैलरी होती है और वो ऊपर से पैसा लेते हैं और इसी तरह से अपराध बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ पर ये व्यंग्य किया गया है, हमारी भारत सरकार की जो पुलिस है वहाँ पर व्यंग्य किया गया है। चंद लोग में इस चमत्कार की खबर फैल गई, लोग माता दीन को देखने आने लगे। वह आदमी कैसा है जो तनख्वाह कम करके सक्षमता ला देता है। पुलिस के लोग भी खुश थे, वे कहते थे गुरु आप इधर न पधारते तो हम सभी कोरी तनख्वाह से ही करते रहते। सरकार भी खुश थी कि मुनाफे का बजट बनने वाला था, कि मतलब वो भी पुलिसकर्मी भी कह रही थी सरकार की आप इधर नहीं आते तो हम भी इसी तनख्वाह में खुश रहते, हमें और ज़्यादा पैसा नहीं बना पाते। तो वो इस तरह से बोल रहे हैं। अब आगे देखते हैं। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। माता दीन कोतवाली में आकर बैठ कर बोले नमूने के लिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूँ, आप लोग सीखिए। कत्ल का केस है, कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए। कोतवाल ने कहा पहले कातिल का पता लगाया जाएगा तभी तो एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा। माता दीन ने कहा नहीं, उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस देखो, क्या कहीं खून मिला किसी के कपड़ों पर या और कहीं। एक इंस्पेक्टर ने कहा हाँ, मारने वाले तो भाग गए थे, मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था, एक भला आदमी वहां रहता था, उसने उठाकर अस्पताल भेजा। उस भले आदमी को कपड़े पर खून के दाग लग गए थे। माता दीन ने कहा उसे फौरन गिरफ्तार करो, शायद वही कातिल हो। कोतवाल ने कहा अगर उसे तो मरते हुए आदमी की मदद की थी। माता दीन ने कहा वह सब तो ठीक है, पर तुम खून के दाग ढूंढने और कहाँ जाओगे? जो एविडेंस मिल रहा है उसे तो कब्जे में करो। वह भला आदमी पकड़कर बुलवा लिया गया। उसने कहा मैंने तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया था, मेरा क्या कसूर है? चांद की पुलिस उसकी बात से एकदम प्रभावित हुई। माता दीन प्रभावित नहीं हुई, सारा पुलिस महकमा उत्सुक था कि अब माता दीन क्या तर्क निकालते हैं। माता दीन ने उससे कहा पर तुम झगड़े की जगह क्यों गए क्यों? तो उसने जवाब दिया मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वहाँ मकान है, झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ। अब फिर माता दीन की प्रतिभा की परीक्षा थी, सारा महकमा उत्सुकता से देख रहा था। माता दीन ने कहा मकान तो ठीक है, पर मैं पूछता हूँ झगड़े की जगह जाना ही क्यों? जहाँ झगड़ा हो रहा है वहाँ जाना ही क्यों गए तुम? तो इस तरह से इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। वह बार बार कहता कि मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वहाँ मकान है। माता दीन ने उसे जवाब देते हुए सो ठीक है, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क प्रणाली से पुलिस के लोग बहुत प्रभावित हुए कि जब झगड़ा हो रहा है तो उस जगह तुम जा ही क्यों रहे? ये यहाँ का रूल्स है कि जहाँ झगड़ा होता है, जैसे इंडिया में तो लोग एक दूसरे की मदद करने उस टाइम में नहीं आते। उन्हें पता है अगर वहाँ रहेंगे बहुत इस तरह के हाल रहेंगे, एक दूसरे को मार रहे होंगे तो शायद पुलिस उन्हें भी पकड़ कर ले जाए। तो लोग झगड़े की जगह से एकदम भाग जाते हैं। अब माताजी ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। देखो आदमी मारा गया है तो यह पक्का है किसी ने उसे जरूर मारा है, कोई कातिल है, किसी को सजा होनी है। सवाल है किसको सजा होनी है? पुलिस के लिए सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना इस सवाल की जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होगी ही, मारने वालों को होती है या बेकसूर को, ये आपने सोचने की बात नहीं है। मनुष्य सब बराबर हैं, सब में उसी परमात्मा का अंश है। हम भेदभाव नहीं करते, यह पुलिस का मानवतावाद है। दूसरा सवाल है किस जुर्म पर साबित होना चाहिए? इनका निर्णय इन बातों से होगा, क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है? दूसरा, क्या उसे सजा दिलाने में ऊपर के लोग खुश होंगे? ये दो क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है वो देखते हैं। माता दीन ने बताया कि वह आदमी भला है पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है। जहाँ तक ऊपर के लोगों का सवाल है, यह वर्तमान सरकार के विरोधी राजनीति वाला है। माता दीन ने टेबल ठोक कर कहा फर्स्ट क्लास केस, पक्का एविडेंस, ऊपर का सपोर्ट है, मतलब है भगवान का सपोर्ट है। फर्स्ट क्लास केस है और पक्का एविडेंस भी है हमारे पास, क्योंकि इसके कुर्ते पे ही खून के दाग मिले हैं, ऊपर वाला का सपोर्ट है, ये बताते हैं।
अब इसी तरह से आगे क्या होता देख लेते हैं। एक इंस्पेक्टर ने कहा, पर हमारे गले यह बात नहीं उतरती कि एक निरपराध भले आदमी को सजा कैसे दिलाई जाए। माता दीन ने समझाया, देखो मैं समझा चुका हूँ कि सब में उसी ईश्वर के अंश है। सजा इसे हो या कातिल को फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा ना। फिर तुम्हें कपड़ों पे खून मिल रहा है, इसे छोड़कर तुम कहाँ खून ढूंढते फिरोगे? तुम तो भरो FIR इसके नाम की, तो इसके बदले कहाँ ढूंढते फिरोगे? अब माताजी ने FIR भरवा दी, बखस जरूर के यह जगह खाली छुड़वा दी। दूसरे दिन पुलिस कोतवाल ने कहा, गुरुदेव हमारी तो बड़ी आफत है। तमाम भले आदमी आते और कहते हैं उसे बेचारे बेकसूर को क्यों फंसा रहे हो? ऐसा तो चंद्रलोक में कभी नहीं हुआ। बताइए हम क्या जवाब दे? हम तो बहुत शर्मिंदा है। माता दीन ने कोतवाल से कहा, घबराओ मत। शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है, आगे तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी। हर चीज का जवाब है। अब आपके पास जो आए उससे कह दो, हम जानते हैं वह निर्दोष है, पर हम क्या करें, ये सब ऊपर से हो रहा है। जिस तरह से हमारे पुलिस महकमे में कह दिया जाता है ये सब ऊपर का काम है, उसी तरह से वो भी वहाँ पर जाके वहाँ की चांद की पुलिस वालों को शिक्षित कर रहा है कि ये बोलो, ये डायलॉग बोलो कि सब ऊपर से हो रहा है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। कोतवाल ने कहा, तब वे SP के पास जाएंगे। माता दीन बोले, SP भी कहे दें कि ऊपर से हो रहा है, तब वे IG के पास शिकायत करेंगे। मतलब वो बड़े से बड़े अधिकारी के पास ऐसे जाते जाएंगे। IG भी कहे कि सब ऊपर से हो रहा है, तब वे लोग पुलिस मंत्री के पास पहुंचेंगे। पुलिस मंत्री भी कहेंगे, भैया मैं क्या करूं, या ऊपर से हो रहा है, तो वे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। प्रधानमंत्री भी कहेंगे, मैं जानता हूं वह निर्दोष है, पर यह ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे माता दीन ने कहा, तब क्या? तब वे किसके पास जाएंगे? भगवान के पास। मगर भगवान से पूछकर कौन लौट सका है? कोई भी नहीं। तो तुम सिर्फ एक डायलॉग बोलते रहो कि ऊपर से हो रहा है ये सारा काम। जैसे आज हमारे भारत देश में सारे महकमे में बोला जाता है कि सारा काम ऊपर से हो रहा है। ये लाइन चली आ रही और शायद चलती रहेगी। कोतवाल चुप रह गया। वह इस महान प्रतिभा से चमत्कृत था। माता दीन ने कहा, एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है, हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है। तुम इसे सीख लो। ये एक मुहावरा है जो हम कहते हैं कि काम ऊपर से हो रहा है। केस की तैयारी होने लगी। माता दीन ने कहा, अब 4-6 चश्मदीद गवाह लाओ। कोतवाल, चश्मदीद गवाह कैसे मिलेंगे? जब किसी ने उसे मारता देखा ही नहीं तो चश्मदीद गवाह कैसे होगा? माता दीन ने सिर ठोक लिया। किन बेवकूफ़ के बीच फंसा दिया। गवर्नमेंट ने इन्हें तो ABCD भी नहीं आती। झल्ला कर कहा, चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो? चश्मदीद गवाह वही है जो देखे, बल्कि यह जो कहे सो कि मैंने देखा है। यह नहीं कि उसे देखे, यह कि मैंने देखा है, यह जाके अदालत में बोले। मतलब कोई भी गवाह कैसे भी पैसे ले देकर तुम इकट्ठा कर सकते हो। तो जिस तरह से हमारे मुल्क में, हमारे देश में, हमारे भारत देश में ये होता चला आ रहा है, वही सारी चीज़ें वो वहाँ पर चांद पर जाके सिखा रहे हैं। देखो किस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट का पर्दाफाश करते हुए ये नज़र आ रहे हैं। किस तरह से व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया, फैंटेसी शैली में लिखी गई कहानी है, जिसे हरिशंकर परसाई ने बहुत बड़े अच्छे अंदाज में प्रस्तुत की है। कोतवाल ने कहा, ऐसा कोई क्यों कहेगा? माता दीन ने कहेगा, समझ में नहीं आता कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो? अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से रहती है, जहां जरूरत होती उन्हें चश्मदीद बना दिया। हमारे यहाँ ऐसे आदमी हैं जो साल में 300-400 वारदातों के चश्मदीद गवाह होते हैं। हमारी अदालत भी मान लेती कि इस आदमी में कोई दैवीय शक्ति है, जिसने जान लेता है कि अमुक जगह वारदात होने वाली और वहाँ पहले से पहुँच जाता है। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बना कर देता हूँ। 8-10-28 गिरोह को बुलाओ जो चोरी, मारपीट, गुंडागर्दी करते हो, जुआ खिलाते हो या शराब उतारते हो। ऐसे गवाहों को इकट्ठा करो। दूसरे दिन शहर के 8-10 नवरत्न कोतवाल में हाजिर थे। उन्हें देखकर माता दीन गदगद हो गए। बहुत दिन हो गए थे ऐसे लोगों को देखकर, बड़ा सूना सूना लग रहा था, क्योंकि ऐसे ही लोग पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए होते थे चश्मदीद गवाहों के लिए, जो हमेशा अपने पास रख देते। माता दीन का प्रेम उमड़ पड़ा। उनसे कहा, तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी मारते देखा था ना? वे बोले, नहीं देखा साहब, हम वहाँ थे ही
ही नहीं। माता दीन जानती थी पहला मौका है, फिर उन्होंने कहा वहां नहीं थे। यह मैंने माना, पर लाठी मारते देखा तो था। उन लोगों को लगा ये पागल आदमी, तभी ऐसा उठपटांग बातें कर रहा। वे हंसने लगे। माता दीन ने कहा हंसो मत, जवाब दो। वे बोले जब थे ही नहीं तो कैसे देखा? माता दीन ने गुर्रा कर देखा। कहा कैसे देखा? सो बताता हूँ। तुम लोग जो काम करते हो सब इधर दर्ज है। हर एक कम से कम 10 साल में जेल में डाल सकता हूँ, 10 साल जेल में डाल सकता हूँ। तुम्हें ये काम आगे भी करना चाहते हो तो जेल जाना चाहते हो? तुम ये काम आगे करना चाहोगे तो जेल जाना चाहोगे? वे घबरा कर बोले साहब हमें जेल जाना नहीं, हम जेल नहीं जाना चाहते। माता दी ने कहा ठीक, तुमने उस आदमी को लाठी मारते देखा ना? वे बोले देखा साहब। वे आदमी घर से निकला और जो लाठी मारना शुरू किया तो वे बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। माता दी ने कहा ठीक है, आगे भी ऐसी वारदातें देखोगे? वे बोले साहब जो आप कहेंगे सो देखेंगे। तो इस तरह से वो उन लोगों को चश्मदीद गवाह बना लेते। किस तरह से डरा धमका कर बना रहे हैं, तो आप इस कहानी के माध्यम से देख सकते किस तरह से करारा व्यंग्यात्मक कहानी आपको देखने में मिल रही है पुलिस डिपार्टमेंट में। तो अब आगे देखते हैं। कोतवाल इस चमत्कार से थोड़ी देर तो बेहोश हो गया। जो कोतवाल था इस चमत्कार से थोड़ी देर तक बेहोश हो गया। होश आया तो माता दीन के चरणों पर गिर पड़ा। माता दीन के हटो काम करने दो। मित्र जो वहाँ का कोतवाल था वो एकदम बेहोश हो जाता कि ये तो एक क्रांतिकारी लादी है, जो नहीं भी देखा उसे भी ये चश्मदीद गवाह बना सकते हैं। कोतवाल पाँव से लिपटक कर कहने लगा मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। माता दी ने आगे की सारी कार्यप्रणाली तय कर दी। FIR बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोज नामचा बदलना, गवाहों को तोड़ना, सब सिखा दिया। ये सारे हटकंडे जो होते हैं पुलिस वालों के, वो सारे उसने दाव पेच उन लोगों को सिखा दिए और वो लोग सब शिक्षित इस प्रणाली से आते। कैसे FIR को बदलें, कैसे बीच में पन्ने डाले जाएं, कैसे गवाहों को तोड़ा जाए, जितने भी हटकंडे होते हैं इन पुलिस वालों के, पुलिस डिपार्टमेंट के, सारे सिखा दिए। और वो मुहावरा भी सिखा दिया। सब ऊपर से हो रहा है, ये सब चीज़ें वो सिखा देते और इस तरह से वो सारी चीज़ें सीख जाते। अब उस आदमी को 20 साल की सज़ा हो गई। अब उस आदमी को क्या होता है, 20 साल की सज़ा हो जाती। चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी। धड़ाधड़ केस बनने लगे और सज़ा होने लगी। चांद की सरकार बहुत खुश थी। पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार के सहयोग का नतीजा था। चांद की संसद में एक धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया। एक दिन माता दीन जी की सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। वे फूलों से लदे खुली जीप में बैठे थे। आसपास जय जयकार करते हजारों लोग वे हाथ जोड़कर अपने गृहमंत्री के स्टाइल में जवाब दे रहे थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे थे, इसके लिए थोड़ा अटपटा लग रहा था। 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते वक्त किसने सोचा था कि एक दिन दूसरे लोक में उनका ऐसा अभिनंदन होगा। वे पछताए। अच्छा होता कि इस मौके के लिए कुर्ता टोपी और धोती ले आता और यहाँ पर जाते टाइम कुर्ता टोपी और धोती पहनकर अपने देश भारत वापस आता। भारत के पुलिस मंत्री टेलीविजन पर बैठे ये दृश्य देख रहे थे, सोच रहे थे मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया। कुछ महीने निकल गए। एक दिन चांद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बहुत तूफान खड़ा हुआ। गुप्त अधिवेशन था, इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, पर संसद की दीवारों पर टकरा का कुछ शब्द बाहर आए। सदस्य गुस्से से चिल्ला रहे थे, कोई बीमार बाप का इलाज नहीं कराता, डूबते बच्चों को कोई नहीं बचाता, जलते मकान में आग कोई नहीं बुझाता, आदमी जानवर से बदतर हो गया है, सरकार फौरन इस्तीफा दे। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दीन को बुलाया। माता दीन ने देखा वे एकदम बूढ़े हो गए थे और लगा ये कोई रात सोए नहीं है। मतलब अब वहाँ पर ये क्या होने लगा था आपको पता है। वहाँ पर अगर कोई चांद का हाल बताया जा रहा है, कुछ साल बीत जाते हैं तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि सदस्य वहाँ पर चिल्ला रहे कोई बीमार बाप का इलाज नहीं करवा रहे। उन्हें डर लग रहा है कि अगर वो बाप का इलाज करवाने के लिए जाएगा तो उसे ही मुजरिम समझ लिया जाएगा, बेटी को ही मुजरिम समझ लिया जाएगा, उसे जेल भेज दिया। अगर डूबते बच्चे को कोई नहीं बचा रहा है नदी में से, क्योंकि अगर वो बचाने जाएगा तो उसे ही पकड़ा जाएगा कि वही कातिल है, वही उसको और वही उसे डुबो रहा है, जलाते मकान को आग को ही बुझा रहा है।
क्योंकि उन्हें समझा जाएगा कि इन्होंने ही आग लगाई है। आदमी जानवर से बदतर हो गया है। चांद का सरकार फौरन इस्तीफा दे, इस तरह के वहाँ पर बोला जा रहा है। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दीन को बुलाया। माता दीन ने देखा वे एकदम बूढ़े हो गए थे, लगा ये कोई रात सोए नहीं हुए, एकदम से बूढ़े लगने लगे हों। वहाँ से होकर प्रधानमंत्री ने कहा, माता दीन जी, हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी है। अब आप कल देश वापस लौट जाइए। अब कह रहे हैं कि आप जो है हमारे देश से वापस लौट जाइए, अपने देश में चले जाइए। किस तरह से यहाँ पर क्रांतिकारी आपने क्रांति ला दी है। लोग अपने आप से खुश नहीं है, लोग दूसरे की मदद नहीं कर रहे हैं। तो वो इस तरह से तो नहीं कह रहा है, लेकिन वो इस तरह से बोला कि आप अपने यहाँ पर बहुत समय हो गया, आप अपने देश वापस चले जाइए। माता दीन ने कहा, मैं तो टर्म ख़त्म करके ही जाऊँगा, जिस समय के लिए आया हूँ उतना टर्म ख़त्म करके ही जाऊँ। प्रधानमंत्री ने कहा, आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, जितना भी वेतन है आपका पूरे साल का, जितने की टाइम के लिए आया हो वो सब ले जाइए, डबल ले जाइए, जितना तिबल ले जाइए। माता दीन ने कहा, हमारा सिद्धांत, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिख दिया। वो पत्र क्योंकि सॉरी माता दीन जो है वो खुद नहीं जाना चाह रहे हैं और इसलिए वो गुप्त प्रधानमंत्री को पत्र लिखते। चौथे दिन माता दीन को वापस लौटने के लिए अपने आईजी का ऑर्डर मिल गया। उन्होंने एसपी साहब के घर के लिए एड़ी चमकाने वाला पत्थर यान में रखा और चांद से विदा हो गए। उन्हें जाते देख पुलिस वाले रो पड़े, क्योंकि रो रहे थे क्योंकि अब वो चले जाएंगे तो शायद व्यवस्था जो है शायद गड़बड़ा जाए, उस जैसी ना रहे, तो इसलिए पुलिस वाले जो हैं अब रो रहे हैं। बहुत अरसे तक ये रहस्य बना रहा कि आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया कि माता दीन को इस तरह एकदम लौटना पड़ा। ये एक ऐसे बड़ा सवाल बना रहा है। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत को प्रधानमंत्री को क्या लिखा था ऐसा जो उन्हें एकदम लिखना पड़ा। एक दिन वह पत्र खुल ही गया, उसमें लिखा था, इंस्पेक्टर माता दीन की सेवाएं हमें प्रदान कर लिए अनेक धन्यवाद, पर आप उन्हें फौरन बुला लें। हम भारत के मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुता का व्यवहार किया। हम बड़े लोगों से आपने विश्वासघात किया। आपके माता दीन जी ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया, उसके नतीजे ये हुए। कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वह डरता है बाप मर गया तो उस पर ही हत्या का आरोप लगा दिया जाएगा। घर जलते रहते हैं और कोई बुझाने नहीं जाता, डरता है कि कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म कायम न कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते, कोई उन्हें नहीं बचाता, इस डर से कि उस पर बच्चे को डुबाने का आरोप न लग जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। माता दीन ने हमारी आदि संस्कृति नष्ट कर दी। अगर ये यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति जो है नष्ट कर देंगे। उन्हें फौरन रामराज बुला लिया जाए। इस तरह का वो पत्र उन्हें भेजा जाता है और ये लास्ट में पता चलता है। तो ये आपको पता चल किस तरह की कहानी है, ये किस तरह से भ्रष्टाचार हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट में है वो फैला हुआ है। ये सारी कहानी आपको देखने में पता चल रही हो कि इंस्पेक्टर मादी की इस कहानी में जो मूल उद्देश्य आपको है वो पता चल गया होगा साथियों बच्चों कि किस तरह से इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी जो है हरिशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी थी। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने भारतीय शासन तंत्र के प्रतिनिधियों के चरित्र का पर्दाफाश किया है, किस तरह से वह काम कर इन सब का पर्दाफाश किया है। आज देश में उनके कारनामों से मानवतावादी संस्कृति ही नष्ट हो गई। आप खुद देख सकते हैं आसपास किस तरह से मानव ह्यूमैनिटी जो है नष्ट होती चली जा रही है। समाज एवं राष्ट्र में नैतिक मूल्य का पतन हो रहा है। जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, मोरल वैल्यूज हैं, उनका पतन हो रहा है, उन्हें खत्म हो रही है। कहानीकार ये बताना चाहता है किस प्रकार इंस्पेक्टर माता दीन जैसे लोग द्वारा वर्तमान भारतीय शासन व्यवस्था पर कलंकित हैं। इस तरह से वो कलंकित कर रहे हैं, हमारी सरकार जो है कलंकित कर रहे हैं, उनके द्वारा हमारी सरकार को कलंकित होना पड़ रहा है। कि ये आप लोगों का आशा है जो इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी प्रसाद द्वारा पुलिस की सारी काली करतूतों का पर्दाफाश करती हुई नजर आई होगी। तो बच्चों आप लोगों को होपफुली ये कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह से अन्य कहानियों में मिलते रहेंगे और इसी तरह से अन्य कहानी में मिलेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।